हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कक्षा 11वीं के इतिहास का, जिसका नाम है जी यायावर साम्राज्य। और हम करने वाले जी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ये सामने हमारे, और चैप्टर नंबर 4 यानी ये जो 3 वर्ग वाला, इन सारे के सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब मैं पीडीएफ डालता हूँ तो उसका क्या मतलब है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो इसी पीडीएफ के अंदर से बनेगा आपका। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो ये रहा जी हमारा भरत खोरवाल वाला चैनल, लाइव सेक्शन पे आना। कुछ टाइम पहले आपका पोल साइंस का एग्जाम हुआ था, हर एक क्वेश्चन मैच करवाया था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तक मैच करवाए थे। ठीक है, अब मैं देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर दिमाग में फिर भी कोई डाउट है तो पहले लाइव वाली वीडियो देख लेना। एक तरफ क्वेश्चन पेपर रखा था और एक तरफ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों चीज़ें मैच करवा दी थी, हर एक चीज़ मैच करवा दी थी। ठीक है, और इस बार भी ऐसे होने वाला है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आएगा, जो भी इस चैप्टर के अंदर से होगा। ओके, अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। तो चैप्टर का नाम है यायावर साम्राज्य। पहले तो मैं यायावर का मतलब बता देता हूँ। इसको कहते हैं इंग्लिश में नोमैडिक, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उनको कहते हैं यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य क्या होता है? जो एक जगह पर स्थापित होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लोगों के साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और उस साम्राज्य का नाम है मंगोलियन साम्राज्य। ठीक है, जिसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल किंग था ना, उसका नाम था जी क्या? चंगेज खान। उसी के बारे में पढ़ने वाले। तो पहला क्वेश्चन यही है, चंगेज खान कौन था? और अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में चंगेज खान और मंगोलों की भूमिका का मूल्यांकन करें। सबसे पहले तो चंगेज खान का जो प्रारंभिक नाम था वो तिमुजिन था। 1162 में इसका जन्म हुआ था। ओनम रिवर के पास इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम तो जो था वो था यशुगई, और वो कियात कियात का सरदार था, जो कि बोर्जिगिड कबीले से संबंधित परिवार था। इसकी माता का नाम ओलन था। ये भी याद रखना, 1 मार्क्स में एमसीक्यू भी आ सकता है। एमसीक्यू भी इसी वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगा। और उसकी पिता की है ना कम उम्र में हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और उसकी जो माँ थी जिसका नाम था ओलन, उसने ही अपने बच्चों को पाला था। ठीक है, उसके और उसके सौतेले भाई को पाला था उन्होंने। ठीक है, चलो। उसके बाद हमने देखा कि चंगेज़ खान इतिहास का सबसे बड़ा भूमि साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक साधारण उसने शुरुआत की थी। मतलब एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था, उसके लिए उसने नॉर्मल से शुरुआत करी थी और उसने बना भी लिया था। जितने भी खाना बदोश लोग हैं, जितने भी हमारे यायावर साम्राज्य के लोग हैं, उन सबको मिलाया और एक बड़े से हिस्से पर उसने रूल किया। ठीक है, और उसके बाद 1206 के अंदर, 1162 में पैदा हुआ था, और 1206 के अंदर जो कुरेलताई थी, कुरेलताई होता है बूढ़े लोगों का, जो इंपॉर्टेंट लोगों का जो ग्रुप होता है ना, उन्होंने इसको समुद्री खान या कहूँ सार्वभौमिक शासक के नाम से एक संबोधित किया और बोला कि आज से इसको इस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और इसके जो लोग थे, उन्होंने इसके जो वंशज थे, उन्होंने पोलैंड, वियतनाम, सीरिया, कोरिया, चाइना के दूर दराज के इलाकों तक अपना एरिया जो था वो बढ़ाया था। माना जाता है रोमन एम्पायर ने जितना एरिया 400 साल में कवर किया था ना, इस बंदे ने 25 साल में कर लिया था। ठीक है, अब इसकी भूमिका यानी पूरी दुनिया को इसने क्या क्या चीज़ें दी है। सबसे पहले तो इतिहास के अंदर इसको याद रखा जाता है उसकी बड़ी सैन्य शक्ति का संगठन। मतलब उसको उसकी सैन्य शक्ति और उसकी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। और एग्जाम है ना, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि पूछा जाएगा ही जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है कि बताओ कि चंगेज़ खान की सैन्य उपलब्धि क्या है, वो नीचे आएगा। हरकारा पद्धति। ठीक है, एक एक कुशल कुरियर सर्विस लेकर आया था, जिससे एक जगह से इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह बहुत तेजी से भेजी जा सकती है। इसको कहते हैं हरकारा पद्धति। उसके बारे में भी नीचे आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं करा। उसने बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक जो है सेना की स्थापना करी थी। उसने ऐसी सेना बनाई थी जो अलग अलग जाति की थी, बहुभाषा बोलती थी और धार्मिक थी। तो इससे क्या हुआ कि है ना, एक तरह से उसने जो है ना, जो लोगों की कबीलों की पहचान थी वो खत्म कर दी और उनको एक साथ लेकर आया वो। ठीक है, और साथ में भव्य अंतर महाद्वीप साम्राज्य की उसने स्थापना करी थी, और एक वो आचार संहिता भी लेकर आया था। रूल्स और रेगुलेशन भी उसने बहुत सारे बनाए थे, जिसको हम यासा कहते हैं। अब इसके बारे में भी नीचे आएगा। ठीक है, वर्तमान में मंगोल एक संप्रभु राज्य है, और चंगेज खान सबसे महान राजनेता और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। आज भी चंगेज खान की मूर्ति लगी हुई है, आप जाके देखोगे मंगोल में। और तो उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, बट हर किंग जो अपने इलाके के अंदर, तो जैसे रावण को भी श्रीलंका में पूजा जाता है। ठीक है, तो सेम लॉजिक है यही वाला। तो अब देखो इसने क्या क्या काम किए थे। मंगोल सेना को संगठित किया था। कबीले की लड़ाई जो है, एक तरह से चीनी शोषण से मुक्त कराया था पूरे कबीलाए को, पूरे कबीले को, जो भी मंगोल के थे। विशाल सेना का संगठन किया था। फुर्तीली हरकारा पद्धति लेकर आया था। व्यापार के रास्तों का उसने पुनर्स्थापना करी थी। कौन से रास्ते की बात हो रही है यहाँ पर? सिल्क रूट की बात हो रही है।
रेशम मार्ग जिसे बोला जाता है, एक ऐसे समाज का निर्माण किया था जो बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक हो, और साथ में उसने पार महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना करी थी। ऐसा साम्राज्य बनाया था जो अलग अलग महाद्वीपों तक फैला हुआ था। अब आ जाते हैं चंगेज़ खान की सेना की उपलब्धियों की व्याख्या करें और इसकी सफलता का कारण भी बताइए। लिख लो जी, डिट्टो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो चंगेज़ खान 1162 में पैदा हुए थे, हमने देख लिया। इसकी मृत्यु हुई थी 1227 में, ठीक है। और उसने ना अपने अधिकांश जीवन में युद्ध युद्ध लड़ा है, मैक्सिमम टाइम उसने युद्ध लड़ा है। उसकी सेना उपलब्धि थी आश्चर्यजनक थी। यह मुख्य रूप से स्टेपी योद्धा के विभिन्न पहलुओं को नया रूप देने में अत्यंत प्रभावी सैन्य रणनीति में बदलने और उसकी क्षमता का परिणाम था। मतलब वो इतना बढ़िया एक पावरफुल राजा इसीलिए बन पाया, किंग इसलिए बन पाया, एक अच्छा सैन्य उपलब्धि इसलिए हासिल कर पाया क्योंकि उसने बहुत सारी तकनीकी चीज़ें करी थी अपनी सेना के अंदर, उसी की वजह से जो है वो जीतता था। अब वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है वो जीतने में उनको हेल्प मिली? तो चंगेज़ खान की सेना की कुछ उपलब्धियाँ थे इस प्रकार है। तो कौन सी है? पहला, पहला स्टेपी घुड़सवार सेना हमेशा हल्के सामान के साथ यात्रा करती थी और तेजी से आगे बढ़ती थी, लेकिन अब यह हल्के इलाके और मौसम के बारे में भी अपने सभी ज्ञान के साथ अल्पनीय काम करने लगी थी। उन्होंने सर्दियों की गहराई से अभियान चलाए। मैं समझाऊंगा इसका मतलब। जमी हुई नदियों को दुश्मन के शहरों और शिविरों तक पहुंचने के लिए राजमार्ग के रूप में इस्तेमाल किया। इसका मतलब है सबसे पहले तो जो चंगेज़ खान है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती है, उसने ऐसी सेना खड़ी करी जो घुड़सवारी बहुत अच्छे से जानती थी, ठीक है, और साथ में घुड़सवारी करते करते तीरंदाजी भी बहुत अच्छे से जानती थी। ये लिखना है आपको, भी नीचे वाला पॉइंट आएगा तो पहले ही बता रहा हूँ। तो उसने ऐसी सेना तैयार करी थी जो घुड़सवारी के साथ तीरंदाजी भी कर सके। और उसको जो चंगेज़ खान की दूसरी सबसे उपलब्धि बड़ी ये थी कि उसने क्या किया था, मौसम का ज्ञान अच्छे से था उसको। उसको पता था कि किस मौसम में ये जो नदी है ये जम जाएगी और किस मौसम में हमें इस नदी को पार करना चाहिए, जमी हुई नदी को पार करना चाहिए। और है ना, किस मौसम में हम अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि जो अगर हम नदी पे पैर रखेंगे तो वो बर्फ़ जो है, जो भी बर्फ़ की परत है वो टूट जाएगी। तो इसलिए उनको मौसम का बड़ा ध्यान था। उनको पता था कि यार अगर यहाँ अटैक करेंगे और मौसम अगर ख़राब है यहाँ पर तो दिक्कत आ जाएगी हमारे लिए। मतलब किस टाइप का मौसम हम झेल सकते हैं, किस टाइप का मौसम हमारा एनिमी झेल सकता है। इन सारी सारी चीज़ों को देखकर जो है वो लड़ाई लड़ता था। तो पहला, एक घुड़सवार की सेना उसकी उपलब्धि थी, और दूसरा जो उसको अनुमान था ना मौसम का, उसने भी इसको बहुत ज़्यादा एक तरह से उपलब्धि थी उसकी, और उसको लड़ाई में एक वर्चस्व स्थापित करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया। नेक्स्ट है, खाना बदोशी पारंपरिक रूप से किलेबंदी शिविर के खिलाफ नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन चंगेज़ खान ने घेराबंदी के इंजनों और नेप्था बमबारी के महत्व से बहुत जल्दी ही सीख लिया। पता है क्या होता है? जो खानाबदोश लोग होते थे, जो हमारे नोमैडिक होते थे ना, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जिसका राजा तो जो था वो चंगेज़ खान था। तो ना जब भी उसकी लड़ाई किसी ऐसे वो एम्पायर से होती थी, ऐसे साम्राज्य से होती थी जो किले में रहते थे ना, तो हमेशा उनको नुकसान उठाना पड़ता था क्योंकि वो किले को नहीं भेज सकते थे। पर चंगेज़ खान ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। उसने एक नैप्था बमबारी वाला एक एक बॉम्ब वगैरह बनाना शुरू कर दिए, जिससे उस वहाँ पर वो घेरे जाते थे, और जो आप कह सकते हो कि उस किले को भेद दिया जाता था, किले के अंदर घुसने का रास्ता वगैरह बनाया जाता था आराम से। तो ये भी इसने एक बहुत अच्छी तकनीक निकाली थी जिससे बहुत हेल्प हुई चंगेज़ खान की आर्मी को। नेक्स्ट है कि इनके इंजीनियर हल्के और जो पोर्टेबल उपकरण वगैरह तैयार किए थे, यानी जो भी तीरंदाजी जो भी सामान लेके चलते थे ना वो बहुत ही हल्के बनाते थे, ठीक है, ताकि बहुत दूर तक घोड़े जो है उनको ले जा सके और बहुत आराम से जो है वो चीज़ें वगैरह कैरी कर सके। तो ये भी उसकी तीसरी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दोबारा बता रहा हूँ, एग्जाम में कल, अब देखो ये बात तो आपको पता ही है कि डिट्टो क्वेश्चन पेपर आएगा, और जब आएगा तो मैं ये वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा ना आपको और बोलूंगा कि देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्या वही आ जाओ। चंगेज़ खान की जो कुरियर प्रणाली थी ना, जो वो लेकर आया था, और उस कुरियर प्रणाली को हरकारा पद्धति भी कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चंगेज़ खान की एक सबसे बड़ी खासियत ये मानी जाती है चंगेज़ खान या मंगोलियन एम्पायर की, कि उनकी जो कुरियर सर्विस थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो इन्फॉर्मेशन या चीज़ें भेजने की जो पद्धति थी, उसको हरकारा पद्धति कहते थे, और बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की थी। उसमें होता पता क्या था, जैसे कि मान लो आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ भेजनी है, तो क्या होते थे, बीच में पोस्ट वगैरह लगे होते थे और हर पोस्ट पे घोड़े वगैरह होते थे। तो क्या होता था, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन भेजी गई तो वो एक घोड़ा यहाँ से चढ़ता हुआ जाता था, दौड़ता हुआ यहाँ तक जाता था, और अपने घंटी वगैरह बांध के जाता था पैरों पे, ताकि पता चल सके आगे वाले ये वाले पोस्ट वाले लोगों को कि हाँ जी घोड़ा आ रहा है, तो वो अपना घोड़ा लेके तैयार हो जाते थे। यहाँ पर जो बंदा यहाँ से आ रहा है ना, वो क्या करता था, इसको सामान दे देता था या जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो दे देता था, और फिर ये अपने नए घोड़े के साथ में निकल जाता था इस वाले पॉइंट पे।
फिर यहाँ से फिर नया घोड़ा इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। तो इससे क्या था, आप देखो एक ही घोड़ा निकलता था तो वो थक जाता होगा, रुक जाता होगा, खाता होगा, पीता होगा, है ना, और रात हो जाती, तो ऐसे ऐसे करके जो है वो बड़ा टाइम लगता था। बट इसने क्या किया, इतनी बढ़िया ये घोड़े की ये जो आउटपोस्ट बना दिए, एक तरह से रिले रेस की तरह बना दिया इसको, जिससे बहुत तेज जो है इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेजी जाने लगी थी। ठीक है, और इसके बदले में है ना, अच्छा इतने सारे घोड़े उनके पास आते कैसे थे, तो एक टाइप का टैक्स लिया जाता था जिसको कहते थे कुबुकु टैक्स। ये कोई कंपलसरी नहीं था, ठीक है, ये जो है वो, क्योंकि चंगेज़ खान अपने लोगों में बड़ा प्रसिद्ध था, तो चंगेज़ खान को ना लोग खुद अपने जो है वो घोड़े वगैरह दे देते थे, उसको ही कुबुकु टैक्स बोला जाता था। और इसकी जगह है ना उनको कोई ना कोई जो है मतलब ये खुद से दे देते, वो ऐसा नहीं है कि उनसे ज़बरदस्ती मांगा जाता था लोगों से। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है देखो। तो चंगेज़ खान पहले ही कुरियर सर्विस प्रणाली बहुत तेज़ थी, हरकारा पद्धति थी, 13 शताब्दी में मंगोल की स्थापना के बाद उसने ये विकसित करी थी, है ना, रिले रेस की तरह स्टेशन वगैरह बना दिए थे एक जगह से दूसरी जगह। ओके, ये सारी की सारी बातें लिखी और इसको ही बोला जाता था यैम। ठीक है, यैम बोला जाए, हरकारा पद्धति बोला जाए, एक ही बात थी। और इसके बदले में मैंने आपको बताया था इनके लिए घोड़े वगैरह कहाँ से आते थे, तो घोड़े वगैरह लोग देते थे और इसको कहते थे कुबकू टैक्स। और ये जो था जब अगर कोई बंदा घोड़ा दे रहा अपना, तो उसको थोड़ी बहुत आप स्वेच्छा मतलब खुद से ही देता था वो, इसको कोई थोड़ी बहुत लाभ वगैरह मिलते होंगे, बट मेन जो है वो खुद से देता था। बहुत कम लाभ थे अगर देखा जाए तो, घोड़े देना मतलब खुद से उसकी इच्छा होती थी तभी देता था, तो ये कोई कंपलसरी टैक्स नहीं था। नेक्स्ट है, मंगोलियन साम्राज्य का पतन के कारण बताओ कि मंगोलियन साम्राज्य खत्म क्यों हो गया। सबसे पहली बात तो यह है कि यह अलग अलग खानों में विभाजित हो गया। उसके 4 लड़के थे ना, अभी बात करेंगे उनके 4 लड़कों की, तो वो अपने अपने संसाधन लेके एक दूसरे से अलग हो गए और खुद में ही एक दूसरे से लड़ते रहे, तो इसकी वजह से जो हमारा मंगोलियन एम्पायर है वो ख़त्म हो गया। दूसरा, इसने स्थानीय आबादी का समर्थन व वफादारी खो दी। अब जैसे ही चंगेज़ खान मरा ना, तो वहाँ के लोग बड़ा गुस्सा हुआ, क्योंकि जो भी राजा वगैरह थे जो चंगेज़ खान के बाद, उसके बच्चे जोची वगैरह जो भी आए, उन्होंने टैक्स वगैरह, काराधान का मतलब होता है टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, और इसी वजह से लोगों ने उनके खिलाफ ही विद्रोह करना शुरू कर दिया। याद रखना, आप है ना देश के बाहर से जो दुश्मन होते हैं ना उनसे लड़ सकते हो, देश के अंदर नहीं। यही एक सबसे बड़ी दिक्कत बन गई थी हमारे मंगोलियन एम्पायर के लिए। मंगोलियन एम्पायर जो था चंगेज़ खान के मरने के बाद, जो बाहर के लोग थे उनसे तो लड़ सकता था, पर जब लोगों ने ही अंदर से विद्रोह करना शुरू कर दिया तो दिक्कत आ गई। नेक्स्ट है, कैसे चीन के मिंग राजवंश, मिस्र का जो मामलुक्स, और जो मध्य एशिया के जो तिमुरिड्स थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी चुनौती दी और उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हराया। जब चंगेज़ खान था ना तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी, ये मिंग और मामलुक और तिमुरिड्स, बट हवा टाइट मतलब एक तरह से हवा टाइट करके रखी हुई थी चंगेज़ खान ने। बट जैसे ही चंगेज़ खान गया, तो वो जो उनके बच्चे थे, उनके वंशज थे, वो इनकी भारी शक्तियों क्या से चुनौतियाँ मतलब उनकी चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है, उत्तराधिकारी और नेतृत्व के लेकर भी आंतरिक विवाद चले। वो बोलता मैं बड़ा लड़का हूँ मैं बनूंगा, वो कहता नहीं मैं पावरफुल हूँ मैं बनूंगा, कहता नहीं मैं मेरे पे ज़्यादा विश्वास है, मैं अच्छे से लीड कर सकता हूँ मैं बनूंगा। तो इसके चक्कर में जो है वो दिक्कतें आ गई, आपस में लड़ने लग गए। तो लास्ट ये है कि यहाँ अपने द्वारा जीते गए क्षेत्रों की बदलती राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों के अनुकूल ढलने और अपनी सेना श्रेष्ठता और अनुशासन को बनाए रखने में विफल रहे। चंगेज़ खान जब तक था तब तक तो सेना बड़े बढ़िया तरीके से जो है कंट्रोल होती थी और सारा काम बढ़िया करती थी। जैसे ही चंगेज़ खान मरा तो उनके जो बच्चे थे वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जो भी उनका वंशज था वो कंट्रोल नहीं कर पाया आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि जो मंगोलिया है उसकी भौगोलिक स्थिति बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको बताना है, मंगोल के पूर्व में तातर, खितान, मांचू ट्राइब के लोग रहते थे, कबीले के लोग रहते थे, और पश्चिम में तुर्किक जनजाति के लोग रहते थे, सह अस्तित्व में रहते थे। ठीक है, अभी पहले ये देख लो, उसके बाद पहले बता रहा हूँ मैं कौन कौन लोग रहते थे, फिर भौगोलिक स्थिति पे आएंगे। मंगोल में खाना बदोश और चरवाहे दोनों समूह जो है वो शामिल थे। ठीक है, मतलब अपने जानवरों को भी चराते थे, और कुछ लोग थे जो खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है, और साथ में वो शिकार वगैरह भी करते थे। यहाँ पर है ना खेती लोग बहुत कम करते थे, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था, खेती करने लायक नहीं था, बहुत कम टाइम मिलता था खेती करने के लिए, तो खेती लोग पसंद करते भी नहीं थे। ठीक है, और इसी वजह से मैं आपको बता दूँ, ये खुद खेती नहीं करते थे, तो इनको फूड चाहिए होता ना तो चाइना के लोगों से मांगते थे, चाइनीज़ से मांगते थे, और इसलिए इन दोनों के बीच में लपड़ दुबी चलती रहती है। क्योंकि ये पता है क्या, चाइनीज़ अगर उनको सही मतलब बाटर सही चीज़ें जो है वो आदान प्रदान करते थे तब तक तो ठीक था। अगर उनको लगता था कि यार ये ढंग से नहीं कर रहे, तो वो उनको लूट लेते थे। कौन? मंगोल चाइनीज़ को लूट लेते थे। ठीक है, इसलिए इनके बीच में भी जो है वो दिक्कतें चलती रहती थी। ठीक है, और इस आपने ऊपर एक पॉइंट देखा था ना कि चीनियों से आज़ाद करवाया था, मुक्त करवाया था चंगेज़ खान ने, तो ये भी एक रीज़न था, क्योंकि चीन जो है वो बड़ा फ़ायदा उठाता था व्यापार वगैरह का। वो तो आज भी ट्रेड के मामले में बड़ा
दिमाग चलाता है चाइना, है ना। चलो, तो ये हमें समझ आ गया। नेक्स्ट है कि चरवाहों की बड़ी संख्या में घोड़े और भेड़ें वगैरह भी होती थी, ठीक है। खाना बदोश लोग इस क्षेत्र में रहते थे, और जिसे अब वह मध्य एशिया और मंगोलिया के रूप में जानते हैं, मतलब ये उसी एरिया में रहते थे। आगे आ जाते हैं। यह क्षेत्र और अभी भी एक बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पर मौसम है। यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत ही बड़ा आसमान है, विस्तृत क्षितिज है, मैदान है। पश्चिम के अंदर देखिए बर्फ़ से ढके अल्ताई के पर्वत है, याद रखना ये। अब आ रही है वो भौगोलिक स्थिति क्या, के क्षेत्र में बड़े बड़े मैदान थे। और अगर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर अल्ताई के पर्वत थे। दक्षिण में एक शुष्क गोबी डेजर्ट था, हमारा रेगिस्तान था। और पश्चिम में जो थी वो पहाड़ियाँ थी, ठीक है, जो पिघलती हुई बर्फ़ से बहने वाली ओनम रिवर और सेलांग जो नदियाँ हैं, और भी बहुत सारे अल्पसंख्यक झरने जो है वो निकलते थे। मतलब अगर मैं पश्चिम की बात करूँ तो वहाँ पर अल्ताई के पर्वत थे, और इसी इलाके में क्या है, जब बर्फ़ पिघलती थी तो नदियाँ निकलती थी, ओनम रिवर, ठीक है, और ओनन रिवर और सेलांग रिवर। ओके, और हमारे दक्षिण के अंदर जो था वो गोबी डेजर्ट था, यानी गोबी हमारा रेगिस्तान था। अगर मैं चरगाहों के लिए शानदार घास और अच्छे मैदान में काफ़ी छोटा चरगाह उपलब्ध था, ठीक है, मतलब काफ़ी चारागाह उपलब्ध था, मतलब जानवरों के लिए बहुत अच्छा आप कह सकते हो चारागाह उपलब्ध था, ठीक है। नेक्स्ट है शिकारी संग्राहक साइबेरिया जंगलों में चरवाहों के उत्तर में रहते थे। इसका मतलब है जो शिकारी जो साइबेरियन लोग हैं ना, है ना, वो रहते थे उत्तर की साइड में। उत्तर की साइड में रशिया पड़ता है, साइबेरिया वगैरह पड़ता है, तो ये साइबेरियन लोग जो थे कबीले के, वो उत्तर की साइड में रहते थे। वह चरवाहों की तुलना में विनम्र समूह थे, ठीक है, जो गर्मियों के महीने में पकड़े गए जानवरों को फर के व्यापार में, वही मैंने आपको बता दिया, ये क्या करते थे, जो गर्मियों में वो जो जानवर वगैरह पकड़ते थे, उसके बदले में उनका फर वगैरह निकाल के उनको बेचते थे, फर को बेचते थे। ऐसे वो क्या करते थे, जो भी उनको खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती थी सर्दियों के टाइम में, ऐसी मिलती थी उनको, ठीक है। चरवाहा क्षेत्र में बर्फ़ की छोटे हिस्से के दौरान, क्योंकि मैंने बता दिया कृषि संभव नहीं हो पाती थी, इसी की वजह से इनको क्या करना पड़ता था, चाइना के साथ व्यापार वगैरह भी करना पड़ता था। नेक्स्ट है कि मंगोलियन साम्राज्य के स्रोत जो है वो मंगोल साम्राज्य के स्रोत बताओ, यानी हमें मंगोल साम्राज्य के बारे में पता कैसे चलता है। बड़ा सिंपल है, देखो ध्यान से। जो मंगोल साम्राज्य के लोग थे, जो खानाबदोश लोग थे, उन्होंने अपना इतिहास कभी नहीं लिखा, उनका इतिहास दूसरे लोगों ने लिखा, ठीक है। पहले तो मंगोल की शाही, और जो क्या कहते हैं साहित्यकार हैं, जो हमारे यात्रा वृतांत है, उससे भी हमें मंगोल के बारे में पता चलता है। देखो दो चीज़ों से हमें मंगोल के बारे में पता चलता है। पहले तो आपको ये लिखना है कि जब मंगोल के जो खानाबदोश लोग थे, उन्होंने अपना इतिहास खुद नहीं लिखा, तो जो भी हमें जानकारी मिलती है वो दूसरे के बताए गए इतिहास से मिलती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत भी हो सकती है। पता है, बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं मानते कि चंगेज़ खान था पता है बात आपको, क्योंकि हमें कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जो मतलब माना जाता है कि चंगेज़ खान था, इतना क्रूर नहीं था, बढ़िया लीडर था, इतना बड़ा एम्पायर नहीं था। बहुत सारे इसके चीज़ों को लेकर डाउट चलता रहता है, क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने कभी अपनी हिस्ट्री लिखी ही नहीं थी। जो भी बातें लिखी थी ना, वो बाद में जो भी लोग थे जो आए थे, उन्होंने बताया था, जो भी साहित्यकार थे उन्होंने बताया था, ठीक है। और साथ में जो क्या नाम है अपने यात्रा वृतांत, जो चाइना जो यात्रा वृतांत थे उस समय के, जो भी लोग आते थे मंगोल के अंदर, उन्होंने भी जो है वो मंगोल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया है, तो उससे हमें मंगोलियन एम्पायर के बारे में, यानी मंगोल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब आ जाओ जी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यासा। सिंपल बता देता हूँ यासा क्या है। देखो, यासा है ना, कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी यासा जो है वो एक आचार संहिता है, कानून है, जो चंगेज़ खान लेकर आया था। ओके, और ये कानून चंगेज़ खान लेकर आया था कब, जब 1206 के अंदर उसको एक वो मिला था ना, वो आपको पता है वो समुद्री खान, है ना, और सार्वभौमिक शासक का जब उसे उपाधि मिली थी, उसके बाद ये लेकर आया था, ठीक है। और ये नियम बहुत सारे अलग अलग पहलू पे काम करते थे, शिकार कैसे करना है, सेना में डाक प्रणाली से संबंधित, ये सारी की सारी चीज़ें थी। और शब्द का मतलब भी, यासा का मतलब भी होता है परिवर्तन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये जो चंगेज़ खान था ना, तो वो नियम वगैरह लेकर आया था। अभी हम देखेंगे कौन कौन से नियम लेकर आया था। पहले तो ये बता रखा है, ठीक है, कि वो अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे यहाँ पर, ये सारी की सारी चीज़ें। अब मैं आपको पहले बताता हूँ यासा का महत्व क्या है, वो यासा लेकर क्यों आया था, ये जो रूल्स और रेगुलेशन। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं, चलो कौन कौन से रूल लेकर आया था, फिर मैं बताऊंगा कि उसने क्या किया था, मतलब क्यों ये रूल सारे इंपॉर्टेंट थे। देखो, वैसे इसी से हमें समझ आ जाएगा। पहले उसने बोला था ईश्वर एक है, ठीक है, और हमें जीवन और धन वगैरह गरीब लोगों को देना चाहिए। सभी धर्म समान है, और किसी भी लोगों के साथ भेदभाव वगैरह नहीं करना, धर्म के आधार पे सबको समान मानना है। और पुजारी वगैरह जो लोग होते हैं, उनको टैक्स देने में छूट है, उनसे कर नहीं लिया जाएगा,
ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्रूरताई की मान्यता के बिना खुद को खान घोषित नहीं कर सकता, ये बोला गया था, और अगर ऐसा करेगा तो मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है, और अगर वो किसी गलत चीज़ में इंगेज होता हुआ पाया गया, व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता हुआ पकड़ा गया, तो उसको मृत्यु दे दी जाएगी, चाहे मेल हो फीमेल। झूठ नहीं बोलना, हमेशा गरीबों वगैरह का सम्मान करना है। ये बातें लिखी हुई तो है, पता नहीं चंगेज़ खान फॉलो करता भी होगा या नहीं करता होगा। चलो, शत्रुता शुरू होने पर अगर मान लो कोई लड़ाई वगैरह हो जाए तो आपको अगर तुरंत बुलाया जाए तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे आप छुट्टी पे हो या नहीं हो। सभी सक्षम व्यक्ति को सेना में कार्य करने अनिवार्य कर दिया था। झूठ नहीं बोलना, है ना, गवाह अगर गलत गवाही दे दी तो आपकी मृत्यु, मार देंगे आपको। ठीक है, और दास व सेवक आप नहीं रख सकते वहाँ पर, आप स्लेव वगैरह किसी को नहीं रख सकते थे हमारे मंगोलियन एम्पायर में। जब तक ऑर्डर ना हो तब तक किसी को लूटपाट नहीं करना, उस पर भी मृत्युदंड था। ठीक है, और साथ में जो भी मंगोल की राजकुमारी थी उनको सुरक्षित वगैरह रखना है, और साथ में सेना को उसने 10, 100, 1000 और 10,000 के अलग अलग ग्रुप में बांट दिया था। और मैं एक और बात बता दूं आपको, उसने क्या किया था, जो पुरानी जो वो थी ना आर्मी की, पहले पता क्या होता था, अलग अलग कबीले की आर्मी होती थी। ठीक है, कियात कबीले ने अपनी अलग आर्मी बना रखी थी, है ना, और जो दूसरे कबीले थे, जो तुर्किक कबीले थे या जो भी कबीले थे, उन सब ने अपनी अलग अलग आर्मी बना दी। ये ख़त्म कर दिया चंगेज़ खान ने सारे। अब उसने क्या किया, 100 लोगों की अलग आर्मी बनाई, 100 की अलग, 100 की अलग, 100 की अलग, 10,000 की अलग है, 10,000 की अलग, और उसमें पता क्या, सारे मिक्स कर दिए। ठीक है, इसमें इसमें ऐसा इसने दो कारणों से किया। पहली बात तो यह है कि कोई उस पर अगर इकट्ठे हो जाएंगे एक ही कबीले के लोग सारे के सारे, तो ये थोड़ा सा क्या कर सकते हैं कि देशद्रोह कर सकते हैं। मतलब यह है कि राजा के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं, चंगेज़ खान के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। और दूसरा रीज़न था, उसको लगता था कि अगर एक अलग अलग बना दिए तो इनमें आपस में ही प्रतिस्पर्धा होती रहेगी और आपस में लड़ते रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने सबको मिला दिया। आगे आ जाते हैं, अब महत्व देख लेते हैं। यासा का महत्व था कि इससे विविध और विशाल मंगोल साम्राज्य के लिए एक सामान्य कानूनी ढांचा प्रदान हुआ। अब ये जो रूल्स और रेगुलेशन निकाले थे, तो इससे अब एक सामान्य ढांचा, कानूनी ढांचा खड़ा हो गया जिसको सबको मानना है। एक वफादार और अनुशासित सेना की स्थापना करने में भी जो चंगेज़ खान की आज्ञा का पालन करे, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने ये यासा लेकर आया था इसी वजह से। और दूसरी बात थी कि वो एक ऐसा सहिष्णु समाज बनाना चाहता था जो आपस में लड़े ना। ठीक है, जो सबकी संस्कृति और धर्म का सम्मान करें। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। उलूस प्रणाली की व्याख्या करें। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। चंगेज़ खान के 4 लड़के थे, जोची, युगताई, ओगदई और हमारा तुलई। तो ये 4 हमारे लड़के थे। ठीक है, सबसे बड़ा वाला ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था। तो ये जो 4 लड़के थे, तो इन चारों को ना चंगेज़ खान ने अलग अलग एरिया दे रखा था, और इसी को कहते हैं हम उलूस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था जोची, उसको क्या है, रूसी मैदान और पश्चिम की ओर उतना ही फैला हुआ था जितना उसके घोड़े घूम सकते थे। मतलब बेसिकली उसको कौन सा इलाका मिला था, रूसी इलाका और पश्चिम का जो है वो इलाका मिला था इसको। ठीक है, तो यही वही बात लिखी हुई है। चंगेज़ खान ने अपने बच्चों को 4 जो है वो एरिया वगैरह दिया था, शासन वगैरह सौंप दिया था, इसी को उलू सिस्टम बोलते हैं। दूसरा बेटा जो था चगताई, उसको जो है वो ट्रांस ऑक्सीनियन जो मैदान थे, ठीक है, जो पामीर के पर्वत थे ना, और उसका उत्तर का भाग वगैरह दिया था, और उसके भाई के पास की भूमि भी दी थी। मतलब यानी ये जो जोशी है उसके पास की भूमि भी दी थी ताकि वो भी देख सके। ठीक है, तो क्या क्या मिला इसको, मिला जो था वो रूसी का मैदान मिला सबसे बड़े लड़के को। चगताई को क्या मिला, ट्रांस ऑक्सीनियन मैदान वगैरह मिले, और पामीर के पर्वत वगैरह और के का जो उत्तर वाला एरिया था वो मिला। चंगेज़ खान का जो तीसरा लड़का था जिसका नाम था ओगोदई, उसको एक महान खान के रूप में उसका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, और राजकुमार के काराकोरम और अपनी राजधानी स्थापित की। मतलब इसको जो है वो बेसिकली नेक्स्ट चंगेज़ खान जो नेक्स्ट खान का दर्जा दिए जाने वाला था, और इसको जो है वो कौन सा एरिया दिया गया जहाँ पर चंगेज़ खान रहता था, यानी काराकोरम, मंगोलिया के काराकोरम का जो है वो दिया गया, जहाँ पर उसने अपनी स्थापित करी से वो राजधानी। और लास्ट जो था, जो हमारा तोलई था, उसको पैतृक भूमि मिली, जो पैतृक भूमि थी ना, जो चंगेज़ खान के पूर्वजों की भूमि थी वो उसे मिली। और चंगेज़ खान की कल्पना थी कि उसके बेटे सामूहिक रूप से साम्राज्य पर शासन करेंगे, मिलजुल के करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपस में लड़ते रह गए। ठीक है, और आपस में जो है वो अलग अलग निकले, और इसी वजह से इन पर जीत हासिल करना आसान हो गया था बाकी लोगों पर। ठीक है, मतलब बाकी जो अलग अलग साम्राज्य थे उन्होंने बहुत प्यार से चंगेज़ खान के मरने के बाद इनको हरा दिया था। ठीक है,
कम कर दिया था, पावर कम कर दी थी। चंगेज़ खान को मंगोलीय जनजाति को नए सामाजिक और सैन्य समूहों में विभाजित करने की आवश्यकता क्यों थी? मतलब उसने ना सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया था ना, पहले मैंने आपको बताया था कबीलों में बटी हुई थी, बट उसने क्या किया था कि सारे के सारे कबीलों को मिक्स कर दिया था। इसका क्या रीज़न था? तो इसके सबसे पहला रीज़न था कि शक्ति का एकीकरण, वो सबकी शक्तियाँ मिलाना चाहता था। तो इसलिए क्या किया उसने, जो जनजातीय जो संबंधित जो उनकी पहली पारंपरिक जो वो थी ना निशानी, वो उसने ख़त्म कर दी और सबको मिला दिया। दूसरी, सैनिक दक्षता बढ़ाने के लिए। तीसरा था आंतरिक संघर्षों के रोकथाम के लिए कि कोई वो ना हो पाए। प्रभावी शासन करने के लिए भी उसने क्या किया, अलग अलग सेना वगैरह और मिक्स कर दिया सबको। और परिस्थिति के अनुकूल जो है वो अनुकूलन करने के लिए, मतलब कि इस पुनर्गठन से मंगोल सेना को विभिन्न सैन्य और राजनीतिक चुनौतियों के प्रति अधिक अनुकूलता और उत्तरदायी बनाने में मदद मिली। अब देखो, कोई ऐसा कबीला था जो पहाड़ों पे जो है वो घोड़ा अच्छा चला सकता था, कोई ऐसा कबीला था जो आक्रमण अच्छा कर सकता था, कोई ऐसा था जो भाले अच्छे चला सकता था, तो इसने मिला दिया। तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग परिस्थितियों के अनुकूल वो है जो है वो चेंज होने लग गए। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और बतानी है इस चैप्टर में, वो ये है कि चंगेज़ खान और मंगोल के, चीन और मंगोल के बीच में व्यापार, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चीन, वैसे इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूँ जो। और अच्छा, एक और बात यार, ये हमारा दूसरा चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और ये मेन पॉइंट टेक वाला है, ठीक। वैसे तो इस पे तो कर ही लोगे आप, क्योंकि आगे जो है मैं लाइव वीडियो इसी पे करूँगा। और जो ये वाला चैनल है मेन पॉइंट टेक वाला, इस पर मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि अर्निंग से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी मैं यहीं पर बनाऊँगा आपके लिए। ओके, चलो, ओके। और तो अब देखो, चीन और मंगोल का व्यापार कैसे होता था, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ। बात ये थी कि जो मंगोल का एरिया था ना, वहाँ पर कृषि का बहुत कम होता था। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो थे वो यायावार थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, है ना, जानवरों का शिकार वगैरह करते थे। बट इनको अगर भोजन वगैरह चाहिए होता था सर्दियों के टाइम में, तो ये फ़र वगैरह एक्सचेंज करते थे चीन के लोगों के साथ, क्योंकि चीन मर कृषि करना आसान था। और है ना, ये व्यापार वगैरह एक दूसरे से करते रहते थे। बट कभी कभार जो मंगोल है वो इन पर अटैक भी कर देते थे, और जो चीन है वो भी इनका फ़ायदा उठाता था। कभी कभार बहुत ज़्यादा फ़र्क की जगह सिर्फ थोड़ा सा अनाज उनको देता था। तो इसकी वजह से इन दोनों में संघर्ष चलता रहा, लड़ाई भी होती थी इनमें, बट फिर भी जो है व्यापार होते थे। और व्यापार करने के लिए कूटनीतिक जो है वो पक्ष को अपनाते थे, ठीक है, मतलब बल का उपयोग करने के पक्ष में कूटनीतिक से परहेज करते थे। वाणिज्यिक संघर्ष से भरा हुआ था तब भी जब दो पक्ष लाभ उठाने के लिए बल का उपयोग करने के पक्ष में कूटनीतिक से परहेज करते थे। मतलब ये करते थे कूटनीतिक, यानी थोड़ा आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक तरीका यूज़ करते थे, लड़ाई वगैरह कम करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको पता है कि इससे बहुत बड़ी दिक्कत आ सके। अच्छा हाँ, चीन के पास अपनी ऑल दो आर्मी थी, बट चीन की आर्मी इनको पकड़ नहीं पाती थी, क्योंकि इनके कोई घर तो थे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, तो इसकी वजह से दिक्कत वगैरह आती। तो ऐसे व्यापार होता था। एक बज टैक्स होता था, वो सुन लो आप। बज कर होता था, ये कौन देता था, ये देता था वो जो अमीर, जो भी लोग जो ट्रैवलर थे ना, जो आते थे, उनको प्रोटेक्शन मनी देना पड़ता था मंगोलियन एम्पायर को, कि हमारे हमें कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान आप रखना, ठीक है। अब एक चीज़ थी जो मैंने आपको बोला था, ये देखो एमसीक्यू में बनेगा इसका, बट मैं एमसीक्यू भी नहीं छुड़वाऊंगा। ये ना 4 बंदों के नाम लिखे हुए हैं, ये 2 बंदों के नाम लिखे हुए हैं, और ये बुक का नाम लिखा हुआ है, और ये भी एक पर्सनों के नाम लिखे हुए हैं। ये वो थे जिन्होंने चंगेज़ खान के बारे में जो है वो बुक्स वगैरह के बारे में वगैरह बताया है। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि किसने चंगेज़ खान के बारे में जो है वो बताया है, तो ये याद रखना, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और अच्छा, ये जो था हमारा वैसली वाल्दी मिरोविच जो बारटोल्ड था, इसको तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मार दिया गया था, ठीक है। ये देखो लिखा भी होगा, कहाँ लिखा है, नहीं इसमें नहीं लिखा हुआ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इनके नाम याद कर लेना आप, ठीक है, ओके। बस इनके नाम याद रखने हैं, बस दिमाग में रखने हैं, ताकि एमसीक्यू आए तो आप कर सको, ठीक है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हो। बाकी मिलते हैं जी, पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, बाकी चैप्टर की वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और पीडीएफ का भी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।